जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बेहतरीन है और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, क्योंकि अब एग्जाम की घड़ी नजदीक नहीं, बहुत ज्यादा नजदीक आ गई है। क्योंकि 18 फरवरी से क्लास 12 के पेपर होना स्टार्ट हो जाएंगे और 27 तारीख को खत्म भी हो जाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि एग्जाम जो है इस बार काफी जल्दी कंडक्ट करा रहा है यूट्यूब, ठीक है। तो आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना टाइम टेबल बना लेना है और अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है एक पर्टिकुलर वे में, ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 3, इसके अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की लास्ट क्लास। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, हो सकता है कि यहाँ से कुछ आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। क्योंकि आज मैं आपको कार्बन वर्णक्रम की भी बात करूंगा, उसको भी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर की बात करूंगा, जूल का नियम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की बात करेंगे। तो इन सभी बातों को अगर आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ओमिक चालक क्या होते हैं। ओमिक चालक क्या होते हैं? तो ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे चालक जो ओम के नियम को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, उसको हम ओमिक चालक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ऐसे चालक, ऐसे चालक, ऐसे चालक जो ओम के नियम को, ओम के नियम का, ओम के नियम का पालन करते हैं, पालन करते हैं, ओमीय चालक कहलाते हैं। ओमीय चालक कहलाते हैं। तथा इनके प्रतिरोध को, इनके प्रतिरोध को, इनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ओमीय, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। यानी ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय चालक कहलाते हैं, और इनके प्रतिरोध को हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे सभी धातुओं की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे सभी धातुएं, सभी धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं, ओम के नियम का पालन करती हैं, पालन करती हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, ठीक है। जैसे अगर बच्चों में यहाँ पे इनका ग्राफ खींचूं, अगर मैं यहाँ पे इनका ग्राफ खींचूं, तो अगर ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, देखिए, तो ये हमारी बच्चों वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये बच्चों क्या है हमारी? तो ये तो हमारी है बच्चों एक्स एक्सिस। क्या है? एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। और इधर है ये हमारी बच्चों, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में मान लो बच्चों कि हमने करंट फ्लो किया बच्चों, क्या? करंट। और वाई एक्सिस में बच्चों हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी रखा। तो जब वोल्टेज और करंट में अगर हम ग्राफ खींचते हैं बच्चों, तो हमको यहाँ पे बच्चों एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो स्ट्रेट लाइन मिलती है, जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये वी आई ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों? वी आई ग्राफ, यानी कि वोल्टेज, वोल्टेज करंट के ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। अब ये स्ट्रेट लाइन बच्चों क्या रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे? तो ये स्ट्रेट लाइन जो है बच्चों, वो यहाँ पे क्या करती है? रिप्रेजेंट, कि अगर बच्चों आप जानते हो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो बच्चों आप जानते हो ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। आर यहाँ पे नियतांक होता है, तो यहाँ से अगर आर निकालूं तो आर इक्वल टू क्या निकल के आएगा? बी अपॉन आई। तो बच्चों जो बी अपॉन आई निकल के आया, जो आर जो है वो यहाँ पे क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक है। तो याद रखना, जब भी ये ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो आर यहाँ पे क्या होता है बच्चों? नियतांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? नियतांक के बराबर होता है। ये नियतांक के बराबर तभी होगा जब ये मेटल के लिए होगा। यानी ओम का नियम देखा अगर हम अर्धचालक या कुचालकों के लिए देखते हैं तो आर वहां पे नियतांक नहीं रहता। अभी मैं अनोमिक कंडक्टर की बात करूंगा आगे, तो वहां पे देखेंगे कि आर यहाँ पे, तो देखो आर इक्वल टू बी अपॉन आई है, तो आर यहाँ पे नियतांक है। लेकिन जब मैं अर्धचालक के लिए बात करूंगा या कुचालक के लिए बात करूंगा तो आर वहां पे नियतांक नहीं रहता है। तो इसका मतलब ये धातुओं के लिए लागू हो रहा है, कुचालकों के लिए ये बात लागू नहीं हो रही है, ठीक है। तो याद रखना ओम का नियम हमेशा धातुओं के लिए लागू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
अब बात करते हैं अनोमिक कंडक्टर। तो अनोमिक कंडक्टर या नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए अनोमिक कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे चालक, ऐसे ऐसे चालक जो ओम के नियम का, ओम के नियम का क्या नहीं करते, उल्टा उल्टा ओम के नियम का पालन नहीं करते, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ओम के नियम का पालन नहीं करते, अनोमिक कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनओमिक 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 चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। तथा इनके प्रतिरोध को तथा इनके प्रतिरोध को क्या कहते हैं बच्चों? गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। इनके प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। जैसे बच्चों अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं इनके प्रतिरोध, जैसे अर्धचालक जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है, अर्धचालक हो गया। जैसे हमारा डाइड बॉल्ब, ट्राइड बॉल्ब, तो इनमें बच्चों ओम का नियम फॉलो नहीं करता है, जैसे कि कुचालक हमारा इनमें, ठीक है। अगर मैं इसका बच्चों यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाता हूं तो देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा बच्चों वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। इन दोनों के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो मुझे जो ग्राफ मिलता है बच्चों को कुछ इस तरीके से मिलता है, इस तरीके से। यानी कि इसका मतलब जब ओम्स के लॉ को हम फॉलो कर रहे थे तो हमने वहां पे देखा था, जब ओम के नियम को हम वहां पे फॉलो कर रहे थे तो वहां पे ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन में मिल रहा था। कैसा मिल रहा था? स्ट्रेट लाइन में मिल रहा था। बट यहाँ पे ग्राफ सर स्ट्रेट लाइन में ना मिलकर कैसा मिल रहा है? हमें एक पैराबोलिक टाइप का मिल रहा है, जिगजैग टाइप का कह सकते हैं। तो इसका मतलब बच्चों आप ओम के नियम के अनुसार देखें, ओम के नियम के अनुसार, ओम के ओम के नियम से ओम के नियम से तो ओम के नियम से v इक्वल टू होता है आई आर। तो इसका मतलब यहाँ से अगर r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? v अपॉन आई। तो बच्चों v अपॉन जो आई होता है ये बच्चों नियतांक नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों? नियतांक नहीं होता, यानी r के इक्वल नहीं होता। किसमें बात करेंगे? अर्धचालक या हमारे जो भी कुचालक होंगे उनके लिए। यानी ओम का नियम धातुओं के लिए लागू होता है, तो अब कुचालकों के लिए लागू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो इसको हम बोलते हैं क्या? और अनओमिक कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनओमीय चालक कहते हैं। उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो याद रखिए इसमें आपका आर के इक्वल नहीं है, लेकिन ओम का नियम फॉलो करते ओमिक कंडक्टर में आर के इक्वल था, तो वहां आर नियतांक था या आर नियतांक नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके निकाली। चलिए नेक्स्ट अतिचालकता की बात करते हैं बच्चों। तो अतिचालकता की बात करते हैं तो अतिचालकता क्या होती है कि बच्चों हमारी नेचर के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पे अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मरकरी को हम देखते हैं कि मरकरी जो है जिनकी टेम्परेचर जो है तो 0.1 केल्विन से 10 केल्विन के बीच में ही होता है, तो वो जिनका टेम्परेचर 0.1 केल्विन और 10 केल्विन के बीच में होता है वो अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक है, तो अतिचालकता को यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ऐसे चालक ऐसे लिखें। प्रकृति में कुछ पदार्थ प्रकृति में कुछ पदार्थ बहुत कम ताप पर बहुत कम ताप कितना होता है? 0.1 केल्विन टू केल्विन के मध्य अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं।
अर्थात इस अवस्था में प्रतिरोध शून्य होता है। प्रतिरोध क्या होता है? शून्य हो जाता है। प्रतिरोध शून्य होता है। शून्य हो जाता है। जिस ताप पर पदार्थ अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, उस ताप को संक्रमण ताप कहते हैं। संक्रमण ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण ताप कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर बात करूं यहाँ पे, तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर एग्जांपल की बात करूं तो जैसे हमारा मरकरी कह लो, चाहे पारा कह लो, या इसको Hg भी कहते हैं। मरकरी 4.2 केल्विन पर अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करती है। अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करती है। एकमात्र मरकरी है जो बच्चों 4.2 केल्विन पे अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करती है। याद रखिएगा, ठीक है। तो नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे लाइक दिस मरकरी, ठीक है। तो याद रखिएगा, नोट कर लिए फटाफट से। अब बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन की बात करते हैं तो आप लोग जानते हो प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, ठीक है। तो जैसे आप परिपथ में लिख सकते हैं, यहाँ पे परिपथ में उपलब्ध प्रतिरोध से, परिपथ में उपलब्ध प्रतिरोध से इच्छा अनुसार प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है, ठीक है भाई। प्रतिरोधों का क्या किया जाता है? संयोजन किया जाता है। जब हमें परिपथ के अंदर कोई हमको रेजिस्टेंस मिला है जिसकी वैल्यू हमें पता मिली है, मान लो 5 ओम, उस 5 ओम को 10 ओम बनाना है, 2 ओम बनाना है, तो हम अपने इच्छा अनुसार प्रतिरोध को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। ठीक है भाई, कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। तो पहला होता है बच्चों हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन, जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इसको हम पार्श्व क्रम संयोजन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा बच्चों? पार्श्व क्रम संयोजन। इसको हम एग्जाम में पार्श्व क्रम संयोजन के नाम से भी आ जाए तो समझ जाना समांतर क्रम संयोजन की बात कर रहा है। पार्श्व क्रम संयोजन के नाम से भी आ जाता है, ठीक है। तो अब इन 1 बाय 1 इनकी डेरिवेशन की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन की। तो चलिए फटाफट से हेडिंग बनाएंगे सब लोग, श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे हम लोग यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन।
श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन इसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, श्रेणी क्रम संयोजन जिसको हम बच्चों क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो चलिए फटाफट से हेडिंग बना लेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग इसको कहते हैं। अब भाई सीरीज कॉम्बिनेशन इसको हम लोग कहते हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है इसको समझते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम रेजिस्टेंस लेते हैं, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को अगर हमें जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि इसके अंदर सभी रेजिस्टेंस को एक क्रम अनुसार जोड़ा जाता है। क्या बच्चों, एक क्रम अनुसार, एक ऑर्डर में, सीक्वेंस में जोड़ा जाता है। जैसे कैसे सर, इस तरीके से, तो इसका पहले मैं डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे इस तरीके से। जैसे बच्चों यहाँ पे इस तरीके से ये हमने बच्चों यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ दिए। ये पहला रेजिस्टेंस को मैंने कह दिया R1, दूसरे रेजिस्टेंस को मैंने कह दिया R2 और तीसरे रेजिस्टेंस को मैंने कह दिया R3। क्लियर है। और इस रेजिस्टेंस, इन सारे रेजिस्टेंस को बच्चों मैंने जोड़ दिया किससे, एक बैटरी से। किससे, एक बैटरी से। ये प्लस माइनस और ये मैंने जोड़ दिया बच्चों किससे, बैटरी से। और यहाँ मैंने लगा दी बच्चों एक कुंजी जिसको हम कहते हैं स्विच। और ये मैंने बच्चों इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। सर श्रेणी क्रम संयोजन कैसे कह सकते हो आप इसको, तो देखो भैया श्रेणी क्रम संयोजन, इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन कैसे कह सकते हैं सर इसको। तो बच्चों इस संयोजन के अंदर जहां पे बच्चों मैं जोड़ देता हूँ एक बैटरी जिसका विभव है बच्चों V, क्या कह दिया मैंने, V तुल्य V कह दिया। चलिए, और इसको कहते हैं कुंजी। मैंने आपको बताया था कुंजी दो तरीके की होती है, एक होती है बच्चों हमारी बंद कुंजी, एक होती है खुली कुंजी। ये फिलहाल बंद कुंजी है, अगर इसमें बीच में से डॉट हटा दूंगा तो ये हो जाएगी खुली कुंजी। क्या हो जाएगी, खुली कुंजी। और खुली कुंजी होगी तो इस सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, पर फिलहाल ये बंद है तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। अब भाई यहाँ से चल रहा है और करंट आप लोगों को पता है कि किधर से चलता है, वो हमेशा चलता है बच्चों पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी करंट हमारा इधर चल रहा है, इधर करंट हमारा चल रहा है बच्चों, ठीक है। तो इधर हमारा क्या चल रहा है बच्चों, करंट चल रहा है। अब यहाँ से मान लो बच्चों आई करंट जा रहा है और ये भी करंट यहीं से आई जा रहा है। अब भाई श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि इस संयोजन के अंदर एक पहले तो सभी रेजिस्टेंस लोग एक क्रम ऑर्डर में जुड़े रहते हैं। तो इसमें देखो बच्चों, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ, चलो इस पॉइंट को मैंने कह दिया यहाँ पे ए पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने कह दिया बी पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने कह दिया सी पॉइंट और इस पॉइंट को कह दिया मैंने डी पॉइंट। क्लियर है। तो भैया अब इन दोनों सिरों के बीच में क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे ध्यान से। तो इस श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, पहले रेजिस्टेंस का ये वाला दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, यानी पहले रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से। तो ये क्रम लगातार इस तरीके से जुड़ा रहता है। तो इस प्राप्त संयोजन को हम कहते हैं क्या, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और आप देख रहे हो बच्चों कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का अपना अलग अलग विभव होता है। क्या होता है, अलग अलग अपना क्या होता है बच्चों, विभव होता है। तो ये विभव को मैं कह देता हूं बच्चों यहाँ पे, इस बिंदु का ए से बी के बीच का विभव V1 है, बी से सी का विभव बच्चों V2 है और इसका विभव बच्चों क्या है, V3 है। यहां तक बात क्लियर हुई, बताओ फटाफट से, यहां तक बात क्लियर हुई। पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से। तो इस प्राप्त संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे इस संयोजन में, इस संयोजन में, इस संयोजन में सभी रेजिस्टेंस, सभी प्रतिरोध एक क्रमानुसार आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। इस प्राप्त संयोजन को, इस प्राप्त संयोजन को, इस प्राप्त संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब यहां लिख सकते हैं माना कि तीन प्रतिरोधों को R1, R2 तथा R3 को 20 वोल्ट की
बी वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस क्रम में, इस संयोजन में धारा का मान समान, जबकि प्रत्येक प्रतिरोध का अपना अलग अलग विभव होता है। अलग अलग विभव होता है। समझ में आ रहा बच्चों? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यानी ये जितने भी विभव है, अगर मैं यहाँ से बच्चों टोटल विभवांतर देखूं, क्या देखूं? टोटल विभवांतर। तो कुल विभवांतर अगर मैं निकालूं यहाँ से, तो कुल विभवांतर की अगर मैं बात करूं, तो कुल विभवांतर देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, कुल विभवांतर तो ये लिख सकते हैं परिपथ का कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर कितना बच्चों बैटरी का? V। और इन सबका विभवांतर किससे बना? V1 प्लस V2 प्लस V3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। अगर बच्चों यहां से कुल विभवांतर निकाल दिया, अब मैं प्रत्येक प्रतिरोध का, अगर यहां से बच्चों अगर धारा निकालू, यहां से क्या निकालू बच्चों? धारा निकालू या विभवांतर, सॉरी धारा नहीं, अगर प्रत्येक प्रतिरोध का विभव निकालू, तो विभव क्या होगा बच्चों? यहाँ से तो विभव निकालते हैं यहाँ से ओम के नियम से। तो ओम के नियम से ओम के नियम से तो ओम के नियम से पहले प्रतिरोध का विभव, पहले प्रतिरोध का विभव, तो पहले प्रतिरोध का विभव क्या होगा बच्चों? V1 इक्वल टू आई R1। क्योंकि बच्चों धारा का मान समान है, देखो सब में धारा एक समान जाएगी, क्योंकि रास्ता एक ही है तो धारा समान रहेगी। तो ये आया बच्चों। इसी तरीके से बच्चों दूसरे प्रतिरोध का विभव, दूसरे प्रतिरोध का विभव क्या होगा बच्चों? V2 बराबर के आई R2। और तीसरे का क्या होगा? तीसरे प्रतिरोध का विभव, फटाफट से कमेंट करिए। तीसरे प्रतिरोध का विभव क्या होगा बच्चों? V3 इक्वल टू क्या होगा? V3 इक्वल टू आई R3। ये तो होगा भाई तीसरे का। ठीक है, तो तीसरे का। अब बच्चों ये आया, तो इन सारी वैल्यू को रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। समीकरण नंबर 1 मेरा, समीकरण नंबर 1 में रख दो यहाँ पे। तो समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या था बच्चों हमारा? तो समीकरण 1 क्या था हमारा? समीकरण 1 क्या था हमारा? तो समीकरण 1 था हमारा V बराबर V1 V2 प्लस V3। तो यहां रख दो। तो V बराबर क्या है बच्चों? आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। अब बच्चों यहां से कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन यहां से आ रहा है बच्चों आई। तो क्या बचेगा यहाँ पे? R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्वेशन नंबर डाल दो 2। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखें इसको, ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करता हूं बच्चों कि जितना विभव ये है, जितना ये मिलके तीनों काम कर रहे हैं, इसके तुल्य मैंने एक ऐसा प्रतिरोध बना लिया कि जितना ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके काम कर रहे हैं, उतना वो अकेला काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया बच्चों, माना तुल्य रेजिस्टेंस, माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया बच्चों इस तरीके से, और ये मैंने लगा दी बैटरी प्लस, और ये मैंने कह दिया बच्चों आर तुल्य, और ये पॉइंट बच्चों मैंने कह दिया, ये ए पॉइंट था यहाँ पे, ए पॉइंट, और ये डी पॉइंट।
और इनके बीच का जो विभवांतर है बच्चों वो मैंने मान लिया क्या वितुल्य, वितुल्य, ठीक है, क्या मान लिया वितुल्य। तो इससे तुलना करें अगर यहां से निकाले मैं तो यहां लिख सकता हूं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य विभवांतर, परिपथ का, परिपथ का तुल्य विभवांतर, तुल्य का मतलब टोटल, तो तुल्य विभवांतर क्या हो जाएगा बच्चों, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों I और R इक्वलेंट, क्या हो जाएगा R इक्वलेंट। तो इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 अगर डाल दिए तो समीकरण 2 और 3 की क्या कर सकता हूं मैं तुलना कर सकता हूं, ये भी V के बराबर है, ये भी V के बराबर है, तो इन दोनों की बच्चों यहाँ पे क्या कर दी मैंने तुलना कर दी। अब तुलना करने के बाद हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया, तुलना करने के बाद क्या निकल के आया हमारा, तो देखिए ध्यान से, आई इक्वलेंट क्या निकल के आया बच्चों, आई आर इक्वलेंट इक्वल टू आई, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां से आई कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा बच्चों R इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और प्यारे बच्चों यही तो हमें लेके आना था, यही तो हमें लेके आना था, और ये हमारा डेरिवेशन हो गया प्रूफ, ठीक है भाई, हमारा ये क्या हो गया डेरिवेशन प्रूफ हो गया। तो बच्चों ये हमारा रिजल्ट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट अगर आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आपको दो बातें याद रखनी, कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट याद रखना है विद्युत विभवांतर यानी विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव का मान, मान अलग अलग होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है, पहली बात। दूसरी बात विद्युत धारा का मान समान होता है, विद्युत धारा का मान, धारा का मान समान होता है, समान होता है। तीसरी बात यदि परिपथ में n प्रतिरोध हो, कितने n प्रतिरोध जुड़े हों, n प्रतिरोध जुड़े हों, तो अब जब n प्रतिरोध जुड़े हों तो क्या होगा बच्चों, तो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और डेट 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 कहां तक जाएगा बच्चों, ये Rn तक जाएगा, कहां तक जाएगा बच्चों, ये Rn तक जाएगा। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है, कहां तक जाएगा ये Rn तक जाएगा, ठीक है, Rn तक, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा एक चीज और आपको मैं बताऊं, इसका एक रजिस्टर पूछा था श्रेणी क्रम में, ये यहाँ पे देख लीजिए, चलिए श्रेणी क्रम में ये पूछा जाता है, अनुपात पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो देख लेते हैं। तो अनुपात को हम तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे श्रेणी क्रम के लिए श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है बच्चों, यदि श्रेणी क्रम संयोजन में बच्चों धारा क्या रहती है बच्चों, समान रहती है, समान रहती है या नियतांक रहती है, क्या रहती है, नियत रहती है, ठीक है भाई। अब धारा समान है तो इनका अगर बच्चों ओम के नियम से निकालू मैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू होता है आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो R यहाँ पे बच्चों क्या है, नियतांक है। अब R यहाँ पे नियतांक है तो इनका अनुपात देखूं तो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 बराबर अनुपात आएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3 के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, R3 के बराबर आएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ये अनुपात पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है भाई। चलिए इसको हम बंद कर देते हैं, चलिए तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग समांतर क्रम संयोजन की, समांतर क्रम संयोजन को देख लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन की नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, समांतर क्रम संयोजन की। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन,
जिसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों कि इस क्रम के अंदर सभी प्रतिरोधों के एक सिरे, सभी प्रतिरोधों के एक सिरे किसी एक बिंदु पर और दूसरे सिरे किसी अन्य बिंदु पर जोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्राप्त संयोजन को हम लोग कहते हैं क्या, समांतर क्रम संयोजन। इसके डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको, जैसे समझिए इस तरीके से, इसमें बच्चों 3 रेजिस्टेंस जुड़े रहते हैं इस तरीके से, और इसके एक सिरे बच्चों इस तरीके से, इस तरीके से, और ये वाले जो सिरे हैं बच्चों, और इसको हम जोड़ देते हैं कहां से, बैटरी से। कहां से जोड़ देते हैं बच्चों, बैटरी से, इस तरीके से। ये मैंने लगा दी यहाँ पे एक बैटरी, प्लस माइनस, माइनस, और ये मैंने लगा दी यहाँ पे कुंजी, और ये हमारा बनके तैयार। अब भाई प्रत्येक का प्रतिरोध क्या है बच्चों, मैंने मान लिया ये प्रत्येक का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध मैंने मान लिया R1, इसका प्रतिरोध कह दिया R2, इसका प्रतिरोध कह दिया R3, और इसका बैटरी का विभवांतर V, और ये हमारी क्या है बच्चों, कुंजी, जिसको हम कहते हैं कुंजी। और करंट हमेशा किधर जाता है बच्चों, ये जाता है बच्चों पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि करंट हमारा यहाँ से इस तरीके से पॉजिटिव टू नेगेटिव। सही बात है भाई, यहाँ तक बात कोई दिक्कत। तो भाई इसको हम क्या लिखेंगे कि लिखे इस संयोजन के अंदर, इस संयोजन के अंदर सभी प्रतिरोधों के, इस संयोजन के अंदर सभी प्रतिरोधों के लिखेंगे, इस संयोजन के, इस संयोजन के अंतर्गत, इस संयोजन के, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों को, सभी प्रतिरोधों को, सभी प्रतिरोधों को, सभी प्रतिरोधों, सभी प्रतिरोधों के सिरे किसी बिंदु, किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर, बिंदु पर तथा दूसरे सिरे, दूसरे सिरे किसी अन्य बिंदु पर जुड़े रहते हैं, अन्य बिंदु पर, बिंदु पर जुड़े रहते हैं। इस प्राप्त संयोजन को, इस प्राप्त संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखो ध्यान से, बैटरी के जो सबके प्रतिरोध के पहले सिरे हैं वो किसी धनात्मक सिरे से जुड़े हैं और दूसरे सिरे किसी ऋणात्मक अन्य बिंदु पर जुड़े हुए हैं, यानी कि एक सिरा पॉजिटिव से जुड़ा, पहला दूसरा नेगेटिव से जाकर जोड़ दिया है, तो सर्किट हमारा बन जाता है। इसको हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना, लिखेंगे माना कि, माना कि तीन प्रतिरोध, तीन प्रतिरोधों को, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। इस संयोजन में, इस संयोजन में धारा का मान अलग अलग, धारा का मान अलग अलग, अलग अलग, जबकि विभवांतर का मान, विभवांतर का मान समान होता है। ठीक है भाई। अब भाई देखो, एक बात याद रखनी है यहाँ से, अगर रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगी, समझिएगा, रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगी। करंट यहाँ से चली, इस बिंदु को मैंने कह दिया बच्चों ए पॉइंट, इस बिंदु को कह दिया मैंने बी पॉइंट। ठीक है, अब ए पॉइंट पे आके देखो रास्ता बदल रहा है, 3 रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता जा रहा है बच्चों ऊपर, एक जा रहा है ये सामने और एक जा रहा है नीचे। तो ये सब में धारा का मान क्या हो जाएगा बच्चों, अलग अलग हो जाएगा, I1, I2, I3। रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगी। जैसे पाइप में आपने पानी देखा है तो पाइप का अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो धारा की भी डायरेक्शन
चेंज हो जाती है, यानी पानी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसी तरीके से अगर वायर पे हमारा बट रहा है तो हमारा करंट भी बट जाएगा। तो इस बिंदु पे आके देखो, एक ऊपर एक नीचे एक सामने जा रहा है तो धारा भी बट गई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन विभवांतर तीनों का क्या है, समान रहेगा, विभवांतर तीनों का ही समान रहेगा। उल्टा है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान था, यहाँ पे धारा का मान अलग अलग है, तो विभवांतर अलग था या विभवांतर समान है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। अब बच्चों अगर मैं यहाँ से देखूं कुल धारा देखूं, यहाँ से क्या काम करते हैं, डायरेक्ट में निकालता हूं, प्रत्येक प्रतिरोध की धारा निकालता हूं ओम के नियम से, प्रत्येक प्रतिरोध की धारा निकालता हूं ओम के नियम से, ओम के ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से पहले प्रतिरोध प्रतिरोध की धारा, तो पहले प्रतिरोध की धारा क्या होती है बच्चों, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, आई निकालूंगा, जहां से धारा निकालेंगे तो V अपॉन आर, तो बच्चों विभवांतर कैसा है, समान, और पहले प्रतिरोध है तो क्या हो जाएगा R1। क्लियर है मेरी बात, याद रखिए इक्वेशन। चलिए अब इसी तरीके से दूसरे के लिए, दूसरे प्रतिरोध की धारा, तो I2 बराबर हो जाएगा V अपॉन R2। तीसरे के लिए भी निकाल देंगे इसी तरीके से, तीसरे प्रतिरोध की धारा, प्रतिरोध की धारा, तो I3 बराबर V अपॉन R3। अब बच्चों यहां से अगर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, तीनों को आपस में ऐड कर दें हम लोग, तो समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां लिखेंगे कुल धारा, तो कुल धारा क्या हो जाएगी, कुल धारा वो मैंने मान ली बच्चों आई, तो क्या हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3, सबकी वैल्यू उठा के रखी, तो I बराबर निकल के आया यहाँ से B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ से B कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या हमारा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया है बच्चों मैंने यहाँ पे, तो अगर मैं अब बात करूं यहाँ पे, अगर मैं अब बात करूं यहाँ पे एक तुल्य प्रतिरोध मान लेता हूं, माना माना कि तुल्य प्रतिरोध आर इक्वलेंट है, कितना बच्चों, आर इक्वलेंट। तो एक तुल्य प्रतिरोध बना लिया मैंने, जिसका विभवांतर बच्चों प्लस माइनस, और ये लगा दिया बच्चों मैंने यहाँ पे कुंजी। अब यहाँ पे जब मैंने कुंजी लगा दी बच्चों, ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट हमारा बी, प्रतिरोध हो गया हमारा आर इक्वलेंट, और इनका विभवांतर बच्चों मैंने मान लिया बी तुल्य, ठीक है, आर तुल्य बी तुल्य। तो अगर मैं तुल्य परिपथ से यहाँ से धारा निकालू, तुल्य परिपथ की धारा, तुल्य परिपथ की धारा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई बराबर वी इक्वल टू आर, वी इक्वल टू आर इक्वलेंट। क्लियर है, तो यहां से इसको डाल दीजिए 5। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जितना काम ये तीनों मिलकर कर रहे हैं उनके तुल्य मैंने ऐसा रख दिया, तीनों के बराबर कार्य कर रहे हैं, तो गौरव की तुलना कर सकते हैं। तो समीकरण 4 और 5 की यहां से क्या बन जाएगी बच्चों, तुलना बन जाएगी। तो समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, तो यहाँ पे इसकी हमने तुलना करी तो क्या हो जाएगा बच्चों, वी आर इक्वलेंट बराबर ये हो जाएगा बच्चों वी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब V से भी यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, कैंसिल, तो V से भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद बचेगा क्या हमारे पास, तो बचेगा R1 अपॉन R इक्वलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या बचेगा, 1 अपॉन R3। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों प्रूफ, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रूफ। तो अब बच्चों ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब आपको पता है इस संयोजन के अंदर क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कुछ की पॉइंट्स इस संयोजन के अंदर आपको याद रखनी है कि इस संयोजन में
इस संयोजन में विद्युत विभवांतर का मान समान, विद्युत विभवांतर का मान समान तथा धारा का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है बच्चों, यदि इस संयोजन में n प्रतिरोध हो, कितने प्रतिरोध हो, n प्रतिरोध हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो आप जानते हो 1/r इक्वलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और डेट 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 कहाँ जाएगा, 1/rn तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बच्चों, rn तक जाएगा। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए, तो याद रखना है इस बात को। ठीक है, अब इसी के साथ में अगर आपसे बात बोलूं, आपसे एक बात बोलूं, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था ओम के नियम से समांतर क्रम के लिए, तो लिख सकते हैं समांतर क्रम संयोजन के लिए, समांतर क्रम संयोजन में ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या कहता है हमारा, ओम का नियम कहता है V इक्वल टू IR। अब ओम के नियम में बच्चों जो कांस्टेंट रहता है वो क्या रहता है, हमारा विभवांतर क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहां से अगर मैं अनुपात निकालूं बच्चों, धारा यानी कि हमारा धारा का अनुपात निकालूं, तो क्या हो जाएगा, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 और R का जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 1/R1 अनुपात 1/R2 अनुपात 1/R3। तो इस अनुपात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है भाई, तो इस अनुपात को भी आपको याद रखना है। उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा क्या होता है, जूल का नियम क्या होता है, तो चलिए जैसे मान लो कि ये कोई सर्किट है, इस तरीके से मान लीजिए कोई एक सर्किट है, ये मैंने जैसे कि एक सर्किट है, ये मैंने एक लगा दी यहाँ पे बैटरी प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये लगा दी बच्चों मैंने यहाँ पे बैटरी, और ये मैंने लगा दी पूंजी, और इस बैटरी के अंदर बच्चों मैंने लगा दिया एक बल्ब, लगा दिया, क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा। इसका डायग्राम बहुत टेढ़ा है, एक अच्छे से बनाते हैं। ये प्लस माइनस, ठीक है भाई, और इसका रेजिस्टेंस जो बच्चों वो मैंने मान लिया आर, मान लिया क्या है, आर रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जो बच्चों मैंने मान लिया आर। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों, जब किसी विद्युत परिपथ में, समझे ध्यान से, जब किसी विद्युत परिपथ में लिख सकते हैं, जब किसी विद्युत परिपथ में, लिखें फटाफट से, जब किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर लगाया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है, ये मैंने लगा दिया विभवांतर लगाया जाता है, तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब भाई ये परिपथ है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धन सिरे की तरफ गति करने लग जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के दौरान बैटरी द्वारा
बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा को दी गई ऊर्जा को दी गई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। तो इसे धारा का ऊष्मीय प्रभाव या जूल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जूल का नियम कहते हैं। जूल का नियम कहते हैं। जब भी किसी सर्किट में अगर विभवांतर लगाया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे किधर? बैटरी के धन से। करंट सीधा चलती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन चलते हैं? इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो उन्हें एनर्जी चाहिए, तो बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा को हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा। और इस विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन अगर ऊष्मीय ऊर्जा में होता है उसी को हम कहते हैं ऊष्मीय धारा का ऊष्मीय प्रभाव या जूल का नियम कहते हैं। क्लियर है? यदि सर्किट में बच्चों, अब आप लोग जानते हो बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन को, अब भाई देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, अगर इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव धारा के अपोजिट डायरेक्शन में तो चलेंगे। धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि जब इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके आते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो यहाँ से देखिए, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ से देखिए कार्य का, तो आप जानते हो कार्य बराबर, यानी कि W इक्वल टू क्या होता है बच्चों? W इक्वल टू होता है VQ। VQ मतलब, तो यानी कि लिख सकते हैं विभवांतर इंटू आवेश। विभवांतर इंटू आवेश होता है। यानी कि W इक्वल टू हमारा यहां से निकल के आया, W इक्वल टू फॉर्मूला निकल के आया V इंटू Q। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप लोग जानते हो कि Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों? IT होता है। क्या होता है? IT होता है। IT की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? W इक्वल टू हो जाएगा VIT। क्या हो जाएगा बच्चों? VIT। इसको फॉर्मूले बना के रख लेना भाई, ठीक है? रिजल्ट डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है यहाँ से इस तरीके से, ठीक है? इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अब ओम के नियम से आप लोग क्या जानते हो बच्चों? ओम के नियम से, यहां से अगर मैं ओम के नियम से देखूं तो ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल टू होता है IR होता है। तो यहां से रख दो, तो W इक्वल टू क्या निकल के आएगा? तो W इक्वल टू निकल के आएगा V इक्वल टू IR। तो ये हो जाएगा तुम्हारा IR इंटू IT। तो ये निकल के आएगा बच्चों W इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्या निकल के आएगा? W इक्वल टू I स्क्वायर RT निकल के आएगा, ठीक है? इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3। अब एक फॉर्मूला और बन सकता है यहाँ से। आप जानते हो I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। तो रखो यहाँ पे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? W इक्वल टू I की जगह रखा V अपॉन R, तो V अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू और ये T। तो ये क्या निकल के आएगा? W इक्वल टू V स्क्वायर इंटू R स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो एक R से R कट गया, तो ये फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बच्चों? हमारा सेकंड वाला, ये फॉर्मूला निकल के आएगा हमारे पास W इक्वल टू क्या बचा बच्चों? V स्क्वायर R इंटू T। देखिए भाई कितने फॉर्मूले आ गए हमारे पास? तो हमारे पास आ गए 4। अब ये सारे फॉर्मूले बच्चों किसके बराबर है? ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो किसके बराबर है? W के। तो ये क्या निकल के आया? W इक्वल टू क्या भाई? पहला फॉर्मूला W इक्वल टू ये पहला निकल के आया V इंटू Q। ये फिर ये किसके बराबर है बच्चों? VIT। ये भी VIT के बराबर है। उसके बाद किसके बराबर है बच्चों? I स्क्वायर RT। और ये किसके बराबर है? V स्क्वायर R इंटू T। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके बराबर है? आप देख लो फटाफट, ठीक है? तो ये सारे के सारे फॉर्मूले, और इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट क्या होगी? वर्क की यूनिट क्या होती है? तो वर्क की यूनिट होती है बच्चों क्या? जूल। जूल। अब बच्चों इन सारी जूल को अगर मैं बच्चों हीट में चेंज करूं, तो हीट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? हीट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिख सकते हैं जूल जूल को कैलोरी में, किसमें बच्चों? कैलोरी में परिवर्तन
परिवर्तन करने के लिए 4.2 का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं। इनमें डिवाइड मार दो भाई, तो यानी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, हीट में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वी क्यू अपॉन 4.2 इक्वल टू जो भी फॉर्मूला है डी आई टी 4.2 का डिवाइड इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी 4.2 का डिवाइड इक्वल टू वी स्क्वायर आर 4.2 आर इंटू टी। तो ये सब किसमें चेंज हो गए बच्चों, तो ये चेंज हो गए हमारे किसमें, बताइए फटाफट से, ये किसमें चेंज हो गए, तो ये चेंज हो गए हमारे, तो ये चेंज हो गया हमारे कैलोरी में। किसमें चेंज हो गया भाई, कैलोरी में। तो ये हमारे किसमें चेंज हो गए, कैलोरी में। किसमें चेंज हो गए, कैलोरी में, याद रखिएगा, ठीक है। तो दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, प्रेस, वॉशिंग मशीन, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको हमने इसमें चेंज तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। कि यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। कितना होता है बच्चों, 4.2 जूल होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति क्या होती है कि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा क्षय हो रही है यानी खर्च हो रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को, विद्युत शक्ति कह सकते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं, और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है बच्चों इसका विद्युत शक्ति का, यानी P इक्वल टू कार्य बट्टे कार्य करने की दर को भी हम विद्युत शक्ति कह सकते हैं, इस तरीके से भी कह सकते हैं, यानी कि W अपॉन टी। अब बच्चों ये निकल के आया हमारे फर्स्ट फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला निकल के आया तो अगर मैं इसकी यूनिट बताऊं, अगर मात्रक की बात करता हूं यहाँ से, तो इसका मात्रक क्या होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में करिए। इसका मात्रक क्या होगा फटाफट से, अगर मात्रक पूछ रहा हूं तो इसकी बिना भी बता सकते हैं आप लोग, बिना बताइए, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके मात्रक की, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो मात्रक, तो कार्य का मात्रक क्या है यहाँ पे बच्चों, जूल होता है। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, समय का सेकंड। और प्यारे बच्चों जूल प्रति सेकंड को हम एक शब्द में कह देते हैं, क्या कहते हैं, वाट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वाट कह देते हैं। वाट कह देते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। दिमाग की बात करूं तो अगर मैं बात करता हूँ फोर्स, तो फोर्स की क्या, सॉरी वर्क की होती है ml2t-2। टाइम की क्या होती है, t डिवाइडेड बाय टाइम। सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास ml2t-3। तो पावर की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, ml2t-3 होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक वाट की परिभाषा। तो किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा क्षय हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। कोई बात नहीं, इसको लिख सकते हैं हम लोग, विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में, कितना बच्चों, 1 सेकंड में ऊर्जा क्षय होने की दर को 1 वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा खर्च होती है तो उसको क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया P इक्वल टू W अपॉन टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप जानते हो W इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो W इक्वल टू मैंने अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, VQ होता है, तो याद रख दो। P इक्वल टू क्या निकल के आएगा, यहाँ पे VQ रखा मैंने, VQ अपॉन टी, तो दूसरा फॉर्मूला ये निकल के आ गया, ठीक है। अब आप जानते हो बच्चों V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR, तो रखो यहाँ पे। तो P इक्वल टू क्या निकल के आया, IR इंटू Q अपॉन टी। क्या निकल के आया, Q, सॉरी, इक्वल टू सबसे पहले रखेंगे Q इक्वल टू IT। क्या रखेंगे, Q इक्वल टू IT।
अब Q इक्वल टू आई टी रखा तो ये क्या निकल के आया बच्चों, P इक्वल टू V इंटू आई की जगह पर रख दिया बच्चों, Q की जगह पे आई टी अपॉन टी, तो टी से टी यहाँ पे कैंसिल आउट होने के बाद बच्चों क्या बचेगा, P इक्वल टू निकल के आया वी आई, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे अगर मैं रखूँ V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू अगर आई आर यहाँ पे रखता हूँ मैं, तो V इक्वल टू आई आर रखा तो P इक्वल टू क्या निकल के आया, तो V की जगह पे क्या रखा बच्चों, आई आर, तो आई आर इंटू आई, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर, इक्वेशन नंबर डाल दो इसको 4। अब एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, आई इक्वल टू हो जाता, ओम के नियम से आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, यहाँ रखो, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई की जगह रखा वी अपॉन आर, तो ये बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर है इंटू आर, एक आर से आर कट जाएगा, तो P इक्वल टू निकल के आएगा बच्चों वी स्क्वायर अपॉन आर। इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है बच्चों, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इक्वेशन नंबर 5। तो सारे के सारे फॉर्मूले किसके बराबर है, पावर के बराबर है। किसके बराबर है, पावर के। एक साइड में लिख देता हूँ मैं सारे फॉर्मूले। तो सबसे पहले P इक्वल टू क्या निकल के आया बच्चों, तो P इक्वल टू निकल के आया W अपॉन टी, W इक्वल टू रखा था बच्चों मैंने QB, तो ये क्या हो जाएगा QB अपॉन टी निकल के आया था। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्यूज कस टू रखा था मैंने क्या, आई टी, तो आई टी रखने के बाद तो निकल के आया था ये किसके, बी आई के बराबर आया था, फिर आया था आई स्क्वायर आर के बराबर आया था, और फिर आया था बी स्क्वायर आर के बराबर आया था। तो सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों के निकल के किसके बराबर है, पी के बराबर है। और जब न्यूमेरिकल देता है बच्चों, तो न्यूमेरिकल में हमें देखना पड़ता है कि डेटा किस न्यूमेरिकल का दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो जिस जो भी हमारा रिलेशन बनना है उसी का हमें फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, तो याद रखना, ठीक है। तो देख लीजिए फटाफट से कि देखिए P इक्वल टू W अपॉन टी, फिर मैंने सेकंड बनाया BQ अपॉन टी, फिर Q इक्वल टू IT रखा तो ये निकल गया BI, ठीक है। तो जो जो इक्वेशन बने टोटल 5 फॉर्मूले बने हमारे, ठीक है। कितने बने, 5 फॉर्मूले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और यूनिट क्या होती है सबकी, तो यूनिट होती है सबकी वॉट। क्या होती है, वॉट होती है। किलोवाट घंटा क्या होता है, यदि किसी 1 किलोवाट वाले परिपथ में, 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं, बीटीयू भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, तो इसको हम कह सकते हैं 1 किलो डब्ल्यू एच, के डब्ल्यू एच बराबर होता है पीटी अपॉन 1000, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। और इसका बच्चों इसका एक मात्र और होता है के डब्ल्यू एच का, इसको बच्चों हम 1 यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट, ठीक है। और एक और होता है बीटीयू, बीटीयू बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट, इसका ये भी मात्रक होता है, क्लियर है। अब आपको याद रखना है बच्चों यहाँ पे 1 के डब्ल्यू एच, 1 के डब्ल्यू एच इक्वल टू होता है 3.6 10 टू द पावर 6, कितना होता है 3.6 10 टू द पावर 6 जूल। तो याद रखिएगा इस बात को, ये एग्जाम में 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पॉइंट याद रखना है कि मेगावाट, जैसे कि कहीं पे लिखा हो कि 1 मेगावाट, 1 मेगा वॉट, तो इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 6 वॉट। कहीं लिखा हो 1 किलो वॉट, तो इसका होता है 10 की पावर 3 वॉट, कितना होता है 10 की पावर 3 वॉट होता है। और 1 एचपी की वैल्यू कितनी होती है, 1 हॉर्स पावर, 1 एचपी की वैल्यू होती है 746, कितना 746 वॉट। जो हमारी समर वगैरह होती है वो इतनी ही होती है, 750 वॉट की समथिंग, ठीक है। तो याद रखना, इनको भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेगावाट 10 की पावर 6, किलोवाट 10 की पावर 3, और 1 एचपी का कितना होता है 746 वॉट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास बहुत क्रूशियल टाइम है, तो इस टाइम आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।